नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है और अभी ताजा घटना बता दें जो कि ब्रेकिंग न्यूज है। तो कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के यहां ईडी का रेड पड़ गया। जी हां, खबर अभी अभी सामने आ रही है और जाहिर तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश कुमार से मिल करके अपने आवास पर पहुंचे उसके बाद से ये घटना घटी है। अब इसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में हम पुख्ता तौर पर पता करेंगे। जाहिर तौर पर हम अपने संपर्क सूत्र से संपर्क साधेंगे, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बिहार में बहुत कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार में अनसर्टेनिटीज का दौर है और नीतीश कुमार का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो एज इट इज बरकरार है। जब से अमित शाह का बयान सामने आया है कि प्रपोजल आएगा तो हम विचार करेंगे, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जेडीयू एग्रेसिव रूप से राजनीति करनी जेडीयू ने शुरू कर दी है। हालत यह हो गया कि आज नीतीश कुमार के घर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जाना पड़ा और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं कि नौकरी जो इतनी दी जा रही है वो 7 निश्चय 2 का पार्ट है। हमारे साथ चाहे बीजेपी रहे चाहे आरजेडी रहे, हमारे नेता ही पथ प्रदर्शक हैं। मतलब नीतीश कुमार पथ प्रदर्शक हैं। जेडीयू हो, माफ करिएगा, बीजेपी हो या आरजेडी हो, दोनों को उन्हीं के लाइन को टो करना है। अब ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि वाकई नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन फिर से हो गया है या आज लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचे हैं तो सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, पहली तो जो आपको खबर मिली है कि ईडी के अधिकारियों ने जा करके और राबड़ी आवास पर मुलाकात की है और एक पीले लिफाफे में कुछ पत्र उनको सौंपी है। अब उस पीले लिफाफे में क्या है ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन ये खबर पक्की है और आपके पास जो खबर है वो पुष्ट है। रह गई बात कि जो बिहार में राजनीति में जो चल रहा है, जिसको कहते हैं ना कि ठंडे में भी गर्मी का एहसास, तो ये जो सियासत की गर्मी जो दिख रही है वो गर्मी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सरकार चलाने के आदी हैं और नीतीश कुमार जी दबाव से हमेशा प्रभावित होते रहे हैं और निर्णय बदलते रहे हैं। तो ठीक आपने कहा कि ये तो गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये 10 लाख नौकरी तो 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट है, हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और आरजेडी के लोग आकर के कहे कि नहीं नहीं, ये तो तेजस्वी जी की 15-17 महीने की जो आपके साथ जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे का रिफ्लेक्शन है। तो क्रेडिट लेने की होड़ दिखी। चूड़ा दही के भोज के बाद भाई वीरेंद्र आते हैं और कहते हैं कि कैसे लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये बड़े भाई की भूमिका में है। तुरंत अशोक चौधरी जी आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नीतीश कुमार जी किसी के दया और किसी के आशीर्वाद से नहीं बल्कि अपनी योग्यता और क्षमता से मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। मतलब काउंटर शुरू हो गया है। और आज तो अशोक चौधरी ने बहुत कुछ कह दिया कि हम अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, चाहे वो हमारे साथ बीजेपी हो या हमारे साथ आरजेडी हो, हम अपने तरीके से चीजों को तय करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 भी मेरा था, 7 निश्चय पार्ट 2 भी मेरा है। निर्णय लेने में जो भी सहयोगी साथी हैं वो रहें, वो उनकी मर्जी, नहीं रहें फिर भी हम अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं, हालांकि गठबंधन पर वो टाल गए बातों को, कहे कि नहीं ये ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, सब कुछ सहज है। लेकिन जो बयानों के तीर है वो बयानों के तीर चल रहे। सुनील सिंह कुछ दिन पहले कहे थे कि भाई ये क्रेडिट लेने की बात जो कर ले,
ख्याली पुलाव जो पका ले, लेकिन जनता को पता है कि किनकी वजह से बिहार में नौकरियां मिल रही हैं। इन सारी चीजों को लेकर के तो चीजें चल ही रही है ना। और कल जब भुवनेश जैन जब एक इंटरव्यू कर रहे थे तो अमित शाह जी के तरफ से जो बातें चल रही थी, अमित शाह जी से जब पूछा गया कि क्या पुराने लाई हैं आपके नीतीश कुमार, अगर आना चाहेंगे तो आप क्या आपके निर्णय होंगे, उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। विचार करेंगे मतलब कि उनके लिए वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया है। जो कार्यकर्ता नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री की बात कर रहे थे। और पूर्व मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के बिहार में, प्रेम कुमार, उन्होंने तो कहा कि अगर केंद्र हम लोगों को इस तरह से निर्देशित करती है तो नीतीश कुमार जी के साथ हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, या हमें नीतीश कुमार जी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं से जो आइस था वो आइस ब्रेक हो गया है। अब रह गई बात कि वो पानी किस तरफ बहेगा। या तो पानी स्थिर रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि लिक्विड अपना रास्ता खोज लेता है, तो क्या ये लिक्विड बन करके चीजें वहीं ठहरी रहेंगी, स्टैग्नेंट हो जाएंगी, या किसी तरफ वो बढ़ेगी। तो सियासत का जो ये है, जीतन राम मांझी तो यहां तक बोल गए, एक डेडलाइन उन्होंने तय कर दिया कि भाई हम अपने विधायकों को कहे हैं कि 25 तक रहना है और 25 तारीख को बिहार में कुछ हो जाएगा, कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये सारे कयास जो हैं, जिसको कहते हैं ना कि ठंडा में गर्मी का एहसास करा तो रहा है, सियासी गर्मी तो दिख रही है। और इसी बीच में लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाना, 40 मिनट तक मुलाकातें, और निकलने के बाद वो मुस्कुराहट जो थी, वो मुस्कुराहट दिखाने वाली मुस्कुराहट थी या कुछ छुपाने वाली मुस्कुराहट थी, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन 40 मिनट की लंबी मुलाकात तो कुछ न कुछ तो है जो कहीं से लोग इसको बताना नहीं चाहते हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बातें तो कई हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि हाल के दिनों के घटनाक्रम को आप देखें तो कयासों का बाजार तो ऐसे भी गर्म था, और यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इग्नोर कर रहे हैं। लेटेस्ट वाकया गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का मामला है। जब गुरुद्वारे में, जो उनका जन्म स्थली माना जाता है, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन समय से पहले ही मुख्यमंत्री चल दिए और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव उनके साथ जा नहीं सके। यह मामला तूल पकड़ा ही था। उसके बाद जिस तरीके से अशोक चौधरी लगातार यह कह रहे हैं कि अरे हमारे नेता के योग्यता और क्षमता की वजह से लोग उनको नेता माने हुए हैं, लेकिन इस बीच अमित शाह का बयान आ जाता है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने कह दिया, जब उनसे पूछा भी गया कि क्या जो है सो है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो उन्होंने कहा राजनीति में जो सो होता नहीं है। राजनीति में बड़ी सीधी बात होती है, अगर प्रपोजल आएगा तो हम विचार करेंगे। तो एक बात तो बहुत साफ हो गया कि जो बीजेपी के नेता बार बार कहते थे कि उनके लिए नो एंट्री है, अब ऐसा नो एंट्री वाली बात तो कुछ है नहीं। बीजेपी वेलकम करने के लिए खड़ी दिख रही है। जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं, उनके बेटे बयान दे रहे हैं, एनडीए के एलाइज में इसको लेकर के चिंता भी है, और चिराग पासवान के घर इस सब को लेकर के मीटिंग भी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जिस राजनीति के सहारे बिहार में दबंगई से राजनीति करते रहे, वो एक बार फिर से सफल साबित होता दिख रहा है। नीतीश कुमार प्रासंगिक ही नहीं, नीतीश कुमार बेहद महत्वपूर्ण महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि कल अमित शाह का बयान आता है और आज लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनके घर चले जाते हैं। अब समझिए कि जो टसल चल रहा था, जिस तरह की बात दोनों में दिखाई पड़ रही थी, वो बात खत्म होती दिखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो कहने गए होंगे, क्योंकि मेरे सूत्र बताते हैं कि ये दोनों पूछने गए कि क्या आप जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो बता दीजिए, और अगर नहीं जा रहे तो हम लोग मिल के एक साथ लड़ते हैं और बहुत अच्छा हम लोग बता देंगे कि बिहार से क्या कुछ हो सकता है। दरअसल बिहार नए नए एक्सपेरिमेंट का जगह रहा है,
जेपी आंदोलन से लेकर के तमाम ऐसे चीजों को याद किया जाता है कि कैसे बिहार ने देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद के मनाने पर नीतीश मान जाएंगे? डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मनाने पे अब नीतीश मान जाएंगे? क्योंकि जो इंडिया अलायंस है, जिसको हम इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उसके भीतर कॉन्ट्राडिक्शंस कई हैं। एक तरफ जेडीयू कहती है सीट शेयरिंग नहीं हुआ, जल्दी होना चाहिए, लेट हो गया, आज अशोक चौधरी ने इस पर भी कहा। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद एक लाइन में काट देते हैं कि सीट शेयरिंग इतनी जल्दी हो जाता है क्या? ऐसे में सवाल उठता है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो विवाद की वजह है, वो तो दूर होती दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या राजनीति सिर्फ मान मनोबल का चीज है? क्या मान मनोबल से लोग मान जाते हैं और इस वजह से आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि शायद कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे नीतीश मान जाए, नीतीश कुमार का इंटरेस्ट सध रहा हो, इसलिए नीतीश कुमार मान जाएंगे? क्योंकि आपने ये बात कही और जो चर्चा थी कि मंत्रियों विधायकों को कहा गया है कि पटना में रहा जाए, जो कि सही नहीं है, गलत है। मैंने भी कई विधायकों से बात की, उन्होंने कहा इस तरह की अभी कोई बात नहीं है, पर यह कहा जा रहा है कि 24 को कुछ हो जाएगा, 24 को बता दिया जाएगा। 24 वो दिन होगा जो इंडिकेट कर देगा, इनफैक्ट उस दिन फैसला हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, 24 को तो कर्पूरी जी की जयंती है और उसमें जो बोलेंगे मुख्यमंत्री, उसके बहुत सारे निहितार्थ भावार्थ होंगे। जीतन राम जी 25 की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तो मुझे भी लग रहा है कि 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र बिहार का बुलाया गया है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो 25 को हो जाए, 27 को हो जाए, 29 को हो जाए, कुछ ना कुछ चीजें लगती हैं। रह गई बात की जो आपने कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बदलाव का वाहक बिहार रहा है। ठीक है, जब 1977 में जब तस्वीर बदली इस देश की, उसका वाहक भी बिहार रहा, जिसने एक 74 वर्ष के बुजुर्ग के नेतृत्व में और उसने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और परिवर्तन देखने को मिला। 89 में जब बीपी सिंह भी आए, उस समय भी बातें हुई। नीतीश कुमार जी को भी लग रहा था कि इस बार उसके नायक हम होंगे, लेकिन पटना की बैठक से शुरू कीजिए और दिल्ली की बैठक तक जाइए और 5वीं वर्चुअल बैठक तक आइए। नीतीश कुमार जी हर बैठक में मौजूद रहे। पटना की बैठक में कोई भाव नहीं दिया गया। मुंबई की बैठक में इन्हीं लालू प्रसाद जी, जो आज उनको समझाने गए थे या मनाने गए थे, मुझे नहीं पता है, वो उन्होंने कहा कि संयोजक कहा, 3-4 राज्यों को मिला करके कोऑर्डिनेशन बनेगा और कोऑर्डिनेशन की टीम काम करेगी। बिहार में जब पटना में हुआ तो उन्होंने राहुल गांधी पर गेम खेल गए कि भाई बाराती चलेंगे, मतलब नेतृत्व आप कीजिए, दूल्हा आप बनिए, हम लोग बाराती हो जाएंगे। और 5वीं बैठक में जो वर्चुअल बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, अगर आपको बनाना ही है तो लालू प्रसाद जी को बना दीजिए, ये वरिष्ठ हैं। इतनी बात करने वाले नीतीश कुमार, क्या लगता है कि सब कुछ सहज है? सीट शेयरिंग को लेकर के केसी त्यागी हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, सब लोगों ने कहा कि सीट शेयरिंग में देर हो रही है। सीट शेयरिंग का एक डेडलाइन तय किया गया कि 30 को तो हो ही जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं आज 19 जनवरी को, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। और बल्कि और भी ये बात हुई कि सीट शेयरिंग में जितनी जल्दीबाजी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद जी ने तो विराम ही लगा दिया, कहा कि इतना जल्दी हो जाता है। क्या लगता है कि इस तरह के बयान, इस तरह के बॉडी लैंग्वेज, चूड़ा दही भोज की तस्वीरें, अनमनस्क तरीके से बैठना, दही का टीका लगाना न लगाना जैसी कई घटनाएं हो गई हैं, जिसको लगता नहीं है कि वो 40 मिनट में सारी चीजों के गिले शिकवे दूर कर लिए गए। नीतीश कुमार मुंह तब खोलते हैं जब वो कोई नया निर्णय लेते हैं। अदरवाइज आपको याद होगा जब वो गठबंधन बदल रहे थे पिछली बार भी,
तो जो जानकारियां मुझे मिली कि शायद अमित शाह जी से उनकी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। नहीं, एक रात पहले ही बीजेपी के बड़े नेता ने उनको फोन किया था और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं सब कुछ सामान्य है, क्योंकि उनसे पूछा गया था नीतीश कुमार जी से कि अरे बड़ी चर्चा हो रही है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, सब सामान्य है। और अगले दिन सारी चीजें असामान्य हो गई थी, अगले दिन सरकार बदल गई थी। ये तो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको सब समझता है। और जहां तक सवाल है, मैं 2017 भी याद कर रहा हूं, यही विधानसभा सत्र शुरू होना था और उससे पहले ही सारी घटनाएं घटी थी। उस दिन लालू प्रसाद जी को रांची जाना था, अपने को सरेंडर करना था, वो जाने में देर कर रहे थे। गवर्नर जो वेस्ट बंगाल के थे उनको पटना में ही रुकने को कहा गया था, वो पटना में ही रुके हुए थे। आपको याद होगा केसरीनाथ त्रिपाठी। और जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम घटी, उसके बाद से नई सरकार बहाल हो गई। अब सवाल उठता है कि इस बार भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो क्रेडिट का होड़ है कि 10 लाख नौकरी या इतनी नौकरियां, ये 7 निश्चय 2 का पार्ट है। आरजेडी कहती है 15 साल बनाम 15 महीना है। अभी तक जो सुनील सिंह चुप थे, अब वो कहने लगे हैं कि डींगे हाँकना बंद करिए, आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद ही नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है दोनों तरफ से, वो तो साफ इंडिकेट कर रहा है कि भले ही सरकार में दोनों एक साथ हैं, लेकिन दूरियां बहुत बढ़ गई। पर दूरियों को पाटने की आज तो कोशिश हुई है डॉक्टर संजय। क्या इसको हम लास्ट मिनट कोशिश माने? एक और कोशिश सरकार टूटने से पहले, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का सीधा नीतीश आवास पर जाना बहुत कुछ कहता है। और एक बात तो साफ इशारा कर रहा है कि दोनों नेता एक बार फिर से सरकार बचाने की ओर गए हैं। लेकिन सरकार किस शर्त पे बचाएंगे, किस एवज में बचाएंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि संयोजक बनाने की बात तो हुई, लेकिन राहुल गांधी ने एक क्लॉज लगा दिया कि ममता बनर्जी से बात की जाए। ममता बनर्जी से बात करने का जिम्मा अरविंद केजरीवाल को सौंपा गया, शरद पवार को सौंपा गया। दोनों के रिश्ते ममता बनर्जी से बेहतर बताए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने यह मुद्दा उठा दिया कि भाई इन पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं, और ये हमसे छोटे नेता हैं। मेरे 24 एमपी हैं, इनके 16 एमपी हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो टीएमसी के तरफ से कहा गया, ममता बनर्जी के तरफ से कहा गया। और मेरे 24 एमपी नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ लड़ के जीते हैं। और इनके 16 एमपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग करके जीते। ये बिहार के तीसरे लार्जेस्ट पार्टी है और हम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी। इनकी निष्ठा सवालों के घेरे में है, इसलिए ऐसे आदमी को इतना इंपॉर्टेंट पद कैसे दिया जा सकता है? यह ममता बनर्जी के तरफ से कहा गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडी अलायंस में, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसमें नीतीश कुमार को तो कुछ मिला नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी इसी स्थिति में रहेगी, इसकी संभावना तो बेहद कम है। मेरी जेडीयू के भी कई नेताओं से बात हुई, इसीलिए जेडीयू एग्रेसिव हो गई। जैसे ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जेडीयू एग्रेसिव हो गई। जेडीयू को यह बेहतर मालूम है कि जो भी बार्गेन करना है लोकसभा चुनाव से पहले ही करना, उसके बाद कुछ मिलना नहीं। क्या डॉक्टर संजय, इन तमाम परिस्थितियों में आप मानते हैं कि एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ जो पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति पर विराजमान है, पूरे तरीके से काबिज हैं, सत्ता उनके हाथ में है, घटक दल चाहे कोई भी हो, वो केवल मान मनोबल से मान जाएगा, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। और मैं तो बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को लेकर के जो ममता बनर्जी जी का रुख रहा है, ममता बनर्जी शुरू से ही नीतीश कुमार जी को लेकर के, अगर ऐसा होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही वो प्रस्तावित नहीं करती, अरविंद केजरीवाल इंडोर्स ही नहीं करते। तो उस गठबंधन में इनको तो कुछ मिला नहीं, कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। इनके मंत्री, दो मंत्री मदन साहनी और अखिलेश सदा आकर के कहे कि नहीं नहीं, संयोजक क्या, इनको तो विपक्ष का चेहरा फेस होना चाहिए। इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो विपक्ष का चेहरा ये होंगे नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नहीं, संयोजक ये बनाए नहीं जाएंगे, तो फिर ये करेंगे क्या। इसीलिए इन्होंने अपने को ये कह के कि 16 हमारी जीती हुई सीटें हैं, 17 पर हम लड़े थे, 17 कह करके अपने को किनारे कर लिया। कहे कि 23 सीटें हैं, वो राजद अपना कांग्रेस और वाम दलों से अपना बांट ले, क्योंकि वो मेरे हिस्से की सीटें नहीं है। राजद इसके लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे कैसे सीट का गठबंधन हो जाएगा। रनर हम बहुत जगह रहे हैं। और विधायकों की संख्या का एक फॉर्मूला उन्होंने दे दिया कि 19 में आप भी तो विधायकों की संख्या के आधार पर लड़े थे। इस बार हमारे जो विधायक हैं, आपके विधायक हैं, देख लीजिए उनके हिसाब से कहां कौन सी सीटें बैठती हैं। माले ने स्ट्राइक रेट की बात कर दी कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है, कम से कम 5 सीटें तो हमको चाहिए ही। यहां पर जो चीजें उलझी हुई हैं, इसको लेकर के नीतीश कुमार जी सहज नहीं है। और दूसरी तरफ इनके नेताओं का लगातार अटैक, उसके साथ साथ तेजस्वी जी बिहार के बतौर मुख्यमंत्री हों और राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार जी जाए, तो राष्ट्रीय फलक पर जाने का कोई स्पेस भी तो इंडी गठबंधन ने इनको नहीं दिया। और तेजस्वी जी के लिए एक दबाव है मंचों से, हर जगह। अभी तो जो दूरियां साफ दिख रही है, जो बड़े बड़े अखबार के इश्तेहार आए, जो गांधी मैदान में होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट जितने लगे, उसमें केवल और केवल एक व्यक्ति की तस्वीर थी, नीतीश कुमार जी की। और बराबर ये जो आरजेडी है, पिछली बार भी मैंने कहा था कि बैकफुट पर दिखती है। और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी चाहते हैं कि सरकार बच जाए और कम से कम लोकसभा का चुनाव तो हम लोग साथ लड़ लें। इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं कि जो भी करना होगा लोकसभा चुनाव के पहले कर लेनी होगी, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे। लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बिहार की बिल्कुल बदल जाएगी। इसीलिए इस बात की भी चर्चा है कि एक प्रस्ताव इन्होंने रखा है कि क्यों न साइमल्टेनियस इलेक्शन करा लिया जाए, लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाए और सीटों का बंटवारा अभी ही हो जाए कि लोकसभा में बीजेपी कितनी लड़ेगी, हम कितना लड़ेंगे, राज्य विधानसभा में बीजेपी कितनी लड़ेगी, हम कितना लड़ेंगे। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार और बीजेपी अगर नजदीक आते हैं और उनके साथ मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का प्रभाव अगर काम करता है, तो इनको लगता है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। क्योंकि 45 सीटें जो इनकी है, जीते तो ये 43 ही थे, तो बाद में इनके साथ जुड़े, इनको लेकर के हमेशा नीतीश कुमार जी असहज रहते हैं। उनको ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे जैसा व्यक्ति जो राजनीति को बिहार में साधते रहा है, हमें 43 सीटों पर निपटा दिया गया। इसलिए वो चाहते हैं कि एक बार फिर हम चुनाव में जाएं और हम अपनी ताकत से लोगों को एहसास करा दें। तो कई समीकरण चल रहे हैं जिसमें विधानसभा के चुनाव के बाद समीकरण हो सकता है कि बदल जाए। ये जो 79 विधायकों का दबाव आरजेडी बराबर बनाए हुए हैं नीतीश कुमार पर, इस बात को भी नीतीश कुमार समझते हैं। लेकिन डॉक्टर संजय, एक चीज तो मैं ये भी जानता हूं कि जेडीयू के अंदर विधायक बहुत सारे तैयार नहीं हैं बीजेपी के साथ जाना। अभी हाल के समय में गोपाल मंडल का बयान आया था कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मेरी भी कुछ और विधायकों से बात होती है, वो असहज हैं। वो मानते हैं कि अगर एक बार फिर से स्विच ओवर करेंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी का बहुत नुकसान होगा, पार्टी बचेगी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार बिना अपने विधायकों से संपर्क साधे हुए इस तरह का कदम उठाएंगे?
इस तरह का फैसला लेंगे? आपको नहीं लगता कि यह फैसला बेहद मुश्किल भरा होगा? क्योंकि बार बार इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, सवाल उठता है कि बिना विधायकों से संपर्क किए हुए इस तरह का फैसला लेंगे? क्योंकि मेरी कई विधायकों से बात हुई है, हर पार्टी में किसी भी पार्टी के विधायक चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहते हैं तो मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पर इनके पार्टी के विधायक टूट जाएंगे। देखिए, परिणाम जो हो, सांसदों का तो बयान आया था और 16 सांसद हैं, उसमें 13 सांसदों ने इंक्लाइनेशन दिखाया था बीजेपी के तरफ कि हम बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अखबारों में ये खबरें आई थी। विधायकों से भी इनकी मुलाकातें होंगी और बातें होंगी। देखिए ना, बिहार का बीजेपी का जो प्रदेश इकाई था, नीतीश कुमार को लेकर के कितना सख्त था, किस तरह से सम्राट चौधरी हमलावर थे। झंझारपुर की सभा में कैसे अमित शाह नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं, और वही अमित शाह एक इंटरव्यू में, राजस्थान पत्रिका के इंटरव्यू में कहते हैं कि विचार किया जाएगा। तो राजनीति में चीजें फ्लेक्सिबल होती है। ठीक आप कह रहे हैं कि कुछ विधायकों की इस तरह की मंशा होगी कि हम इस गठबंधन में ही सहज हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। हो सकता है, मैं भी, हालांकि वो जो बातें थी कि ललन सिंह उस बैठक में थे, इतने विधायकों की बैठक हुई थी, वैसी कोई बातें है नहीं, उस बात में बहुत सारी सच्चाई नहीं आई साहब। तो अगर नीतीश कुमार अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से विधायकों की बैठक होगी। और जो विधायकों को कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधायकों के संपर्क में पार्टी अभी है, सांसदों के संपर्क में भी है कि भाई किसी दिन, कुछ दिन राजनीति में कोई करवट ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों को कह रहे हैं कि भाई आप रुकिए, थोड़ा इधर उधर मत जाइएगा, तो विधानसभा सत्र के पहले हो सकता है कि विधायकों की इनकी बैठक हो। वो पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि चिराग पासवान क्या करेंगे? इन दिनों चिराग पासवान की लोकप्रियता आकाश छू रही है। चिराग पासवान पुराने चिराग पासवान है नहीं, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह की अदावत है, आपको लगता है कि बीजेपी चिराग के कॉस्ट पे नीतीश कुमार को वेलकम करेगी? क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने नो एंट्री से वेलकम बोर्ड लगा दिया। जो बीजेपी नो एंट्री कार्ड की बात करती थी, अब वेलकम बोर्ड लगा रही है। तमाम छोटे बड़े नेता वेलकम करने को तैयार हैं, लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा? मुझे यह पता है कि चिराग पासवान वो रोड़ा हैं जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में रोड़ा बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी चिराग को फिर से तिरस्कृत करेगी? क्या बीजेपी चिराग को फिर से छोड़ देगी, या नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में चिराग के साथ जाने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, तैयार हो जाएंगे। कल चिराग पासवान जी से भी पूछा गया था, जब चिराग पासवान ने अपने घर पर खिचड़ी का भोज दिया और दही चूड़ा का भोज दिया, वहां उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, चिराग जी भी थे, और पूछा गया तो चिराग जी ने कहा कि ठीक है, जब आएंगे तो देखा जाएगा। कहे कि अगर आएंगे तो क्या आप वहां सहज होंगे? उन्होंने कहा कि इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को समझाएगी अपने तरीके से कि आगे का चेहरा बिहार का किसको बनाएंगे, कौन होगा चेहरा, आपको हम किस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप रहिए। अभी हमारे लिए केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत है, उसमें नीतीश कुमार को साधना मेरे लिए आवश्यक है। आपके हिस्से में कोई हकमारी नहीं होगी। आपको जिन सीटों पर लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना है आप अपना कैंडिडेट दीजिए, उसको हम भाजपा के टिकट पर लड़ाएंगे। उस मामले में नरेंद्र मोदी जी से बाहर चिराग पासवान नहीं जाएंगे। उतनी बगावत करके और ये कोई निर्णय लेंगे कि नाराज हो जाएंगे कि नीतीश कुमार को आप अपने खेमे में ले आए, इसलिए चलिए हम इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान ऐसा करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की जो मुलाकातें हैं और बातें हैं, वो सीट को लेकर के है कि अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो हमारे सीटों में हकमारी होगी। एनडीए से बाहर जाने की बात ये नहीं कर रहे हैं, अपने सीटों में हकमारी की बात कर रहे हैं। तो ये लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं।
भाजपा चिराग पासवान को साधने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी के दो बड़े जो ये थे प्रस्ताव थे, उसमें ठीक आपने कहा, ये दो प्रस्ताव थे चिराग पासवान जी को लेकर के और आरसीपी सिंह को लेकर के। जब नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहां भाजपा की भी कुछ शर्तें होंगी और भाजपा की शर्तों को इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने भी कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, इस पर एक दबाव है। वहां चिराग है तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी जिनके साथ असहज रहते थे, मैंने देखा है उनके साथ बहुत सहज होकर के और आगे बढ़ते हुए। तो नीतीश कुमार जी समय की नजाकत को समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी समझती है। उनके लिए बिहार की 40 सीटें हैं और अर्जुन की तरह सीधे वो 40 सीटों पर नजर है। उसके लिए चिराग को समझाना पड़े, नीतीश कुमार को लाना पड़े, जीतन राम मांझी और उपेंद्र को कुशवाहा को समझाना पड़े, वो सारा प्रयोग करेगी। वो चाहेगी कि हमारा जो बिहार का अर्थमेटिक है वो अर्थमेटिक नहीं गड़बड़ाए, चाहे उसके लिए जो भी व्यक्ति हो उनको जैसे भी साधना हो। और बीजेपी ऐसा की है, पिछली बार अपनी जीती हुई 5 सीटें बीजेपी छोड़ दी थी नीतीश कुमार के लिए। वो तय कर लेगी कि आप 15 पर लड़ लीजिए, हम भी 15 पर लड़ लेते हैं। जीती हुई तो हमारी 17 सीटें हैं, आपकी जीती हुई 16 सीटें हैं, हम लोग 15-15 पर लड़ लेंगे। हाँ, मैं एक जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और एक जो अभी खबर हमने बताई थी मैं चाहूंगा कि उसको करेक्ट कर दूं। खबर यह है कि ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में नोटिस जारी किया है, अभी कोई रेड नहीं किया है। लालू यादव को 29 जनवरी और तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को पटना में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। तो दरअसल 29-30 को भी एक बड़ी घटना हो सकती है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि क्या आपको दिखाई पड़ता है कि अगर ईडी द्वारा इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी भी संभव है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर से बिहार का पूरा पॉलिटिक्स बदल जाएगा? बिल्कुल संभव है। देखिए, चूंकि ईडी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर मिला हुआ है, जो संवैधानिक ताकत उसके पास है, उस ताकत में इंटरफेरेंस की बहुत कम गुंजाइश होती है। और मैंने कहा था कि आज केवल एक पीले लिफाफा में वही दिया गया था उनको जाकर के। तो अगर 29-30 को इनको बुलाया गया है, पूछताछ होगी, और ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर वो अपने अधिकार के तहत इनकी गिरफ्तारी करते हैं या पूछताछ करके छोड़ देते हैं, ये तो वो लोग बताएंगे। लेकिन संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है? और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर तो तस्वीर कुछ और होगी, दृश्य कुछ और होगा। लेकिन अभी तो पूछताछ के लिए बुला रही है, पूछताछ करके छोड़ भी सकती है और फिर कुछ और भी कर सकती है। तो ईडी का जुरिस्डिक्शन का मामला है, इसमें कयास लगाने जैसी भी बात नहीं है। क्या लॉ परमिट करता है, उनके अनुसार क्या लीगल एक्शन वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, 29-30 को अगर इनको पटना में ही बुलाया गया, तो चूंकि ये नहीं कह सकते हैं कि हम पटना में उपलब्ध नहीं है, तो कुछ भी संभव है, हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, और साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन अगर वाकई हुआ है तो वो जमीन पर फलीभूत होते हुए कब दिखेगा? क्योंकि नीतीश का स्वर, उनके पार्टी का स्वर निश्चित तौर पर बदला है, और जिस तरीके से अमित शाह के बयान सामने आए हैं उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के हृदय में भी परिवर्तन हुआ है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के विधायक सहित नेता और एलाइज के नेता जिस तरीके से नीतीश कुमार को वेलकम करने लगे हैं, क्या ये बात अब सही में साबित होने जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और बनेंगे तो कब बनेंगे? क्या 24 तारीख के बाद बनेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशते रहेंगे, और जो जो खबरें आते रहेंगी हम आपके सामने परोसते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही।
ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार।